क्योंकि हम जब कंफर्ट जोन में जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो जब हम रिस्क लेने के लिए सोचते हैं कुछ अलग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं परिवार, और जब आप पारिवारिक हो जाते हैं शादी के बाद, तो कहीं और दबाव बन जाता है कि यार ये चीज आप छोड़ के कर रहे हो तो आगे क्या होगा। ये सारी चीजें कभी रही आज के जो युवा है, तो उनके लिए कोई मैसेज, उनको उद्योग में आना चाहिए, व्यवसाय में आना चाहिए? नहीं, जरूर आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। कभी खबरों की दुनिया में सच्चाई की आवाज़ बने विजय मिश्रा आज स्वाद की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर चुके हैं। पत्रकार से उद्यमी बने विजय मिश्रा जी का क्या रहा संघर्ष, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और मैसेजेस आए कि मिश्रा जी का एक बार इंटरव्यू जरूर करिएगा। ये उन लोगों का बड़प्पन है जी। तो इसलिए पहला सवाल सर मेरा ये है आपसे जी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है प्रॉपर, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए। देखिए, पिताजी बाबा सब लोग तो बस्ती के रहने वाले हैं, गोरखपुर के जस्ट बगल में एक जिला है यूपी में, बस्ती जी। और उसके बाद हम लोग की शिक्षा दीक्षा सारी कुछ प्रयागराज से हुई। MBA करने हम लोग गुड़गांव पहुंच गए। अच्छा। हाँ, तो यात्रा शिक्षा की जो है ऐसी चली जी। और मतलब ये तो आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या पत्रकारिता की थी? हाँ जी, पत्रकारिता भी की थी। हाँ, और ग्रेजुएशन भी वहीं से था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी था जी, मास कम्युनिकेशन भी था। सारी चीजें वहीं प्रयागराज से ही रही। ठीक है। हाँ। पिताजी का क्या रहा? पिताजी सरकारी उसमें क्लास 1 पोस्ट पे रहे और बतौर इंजीनियर ही रिटायर हुए। और ऐसा ही है, सामान्य मध्यवर्गीय परिवार है हम लोगों का। जी। हाँ। पत्रकारिता के बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसे पत्रकारिता में आना हुआ, पहली जॉब कहाँ थी आपकी, क्या ज्वाइन किए थे? एक्चुअली जो मेरा जीवन है वो एक जैसे कहते हैं बहती नदी सा है जी। सामान्यतः सबका ऐसा ही होता है जी, कि घर से निकले थे कुछ, मुड़ती गई नदी कहीं और, रास्ते बनते गए और कारवां चलता गया, वही चल रहा है फिलहाल। तो पहले हम लोग यहाँ आए थे, MBBS की यात्रा चली, फिर UPSC की यात्रा चली। अच्छा, UPSC की भी? हाँ, तो UPSC में एंट्री करने के बाद ही मृणाल पांडे जी के सानिध्य में हम लोग आ गए। तो उससे भारत से चयन हुआ कुल 10 पत्रकारों का। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक वो निकाला पेपर में जी, एडवर्टाइजमेंट आया कि भैया युवा पत्रकार चाहिए। हम लोग उसमें अपीयर हुए, लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद मृणाल जी से इंटरव्यू हुआ। और मृणाल जी देश की जानी मानी पत्रकार थी, प्रमोद जोशी जी थे जी, है ना। तो उसमें से 10 लोगों का चयन किया गया और हम लोगों को भारत के विभिन्न भागों में, झारखंड भी, लखनऊ भी पोस्टिंग दी गई और काफी अनुभव दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों की यात्रा चलती गई और 2008 में जब रिसेशन आया, मंदी का दौर आया, तो हम लोगों को वापस जो है हेड ऑफिस बुला लिया गया दिल्ली जी। तो पत्रकारिता की यात्रा वहां से शुरू हो गई। तो बड़े लोगों का सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जी जी। जैसे कि कितने वर्ष कार्य किए इस क्षेत्र में, पत्रकारिता में रहा कुल 13 साल। 13 वर्ष। हाँ, और 13 वर्षों का कार्यकाल ऐसा रहा कि उसमें कई सारे चैनल रहे और समाचार पत्र भी रहे जी। हाँ, बाद में डिजिटल में भी जाना हुआ। और किन मुद्दों पे कार्य करना मतलब एकदम संतोषजनक लगा आपको? नहीं, पत्रकारिता अपने आप में पूर्ण है। हाँ, उसमें क्षेत्र जो लोग चुनते हैं, जैसे कि कुछ राजनीतिज्ञ तो आप करते हैं, और यूपी बिहार वाले के हर बच्चे में, हर व्यक्ति में, है ना, राजनीति के तत्व गुण मौजूद होते हैं जी, है ना। सबको वो अपनी तरफ खींचता भी है जी। लेकिन जो मैं था यहाँ पे, मैं रियल एस्टेट देखा करता था और हिंदुस्तान टाइम्स का एक जो हिंदी संस्करण है, हिंदुस्तान दैनिक, उसमें रियल एस्टेट इंचार्ज रहा। फीचर मैंने खूब कवर किया। हम लोगों की कनाडा यात्रा हुई, बॉलीवुड सिने जितने अभिनेता थे सबको खूब कवर किया गया। अच्छा, कवर किया गया, खूब कवर किया गया। लैक्मे विल्स जी खूब कवर किया हम लोगों ने। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे उस टाइम का कुछ अनुभव या स्टोरी जो खास रही हो पत्रकारिता की? पत्रकारिता का हर दिन रोमांच वाला था हम लोगों का। हाँ, जिस तरीके से मृणाल जी ने हम लोग को चुन चुन के उठाया था ना, उसी तरीके से हम लोग असाइनमेंट मिला करते थे। हाँ, कभी पता नहीं चलता था, कभी पता चला कि झारखंड में हम लोग बैठे हैं और
नक्सलियों के बीच में भेज दिया गया जी। हाँ, तो पेपर में पढ़ना नक्सली के बारे में जी। और नक्सलियों के साथ बैठ के जाकर के खाना खाना, है ना, वो बॉलीवुड को कवर करने से बहुत ज्यादा अच्छा रोमांचक वो था कि उनकी वो जो नक्सलियों के बीच में, हाँ हाँ, जो जंगल के पत्तों में बैठ के हम लोग खाना खाया ना, पत्रकारिता की वजह से, और सारे लोग हैं वो लोग अपने प्रेम भाव से खिला रहे हैं, तो वो एक अलग अनुभव था। जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री में आप मतलब कि हम तब की बात ले लें जब आप कार्य करते थे, हाँ। और जैसे अब की हम लेते हैं तो इसमें क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है? देखिए, पत्रकारिता के जो मूल तत्व हैं जी, है ना जी, उसमें तो काफी छेड़छाड़ अभी फिलहाल चल रही है जी। लेकिन जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनको ज्यादा अनुभव है, वो यदा कदा प्रयास भी करते रहते हैं कि पत्रकारिता का मूल तत्व बचा रहे, उसकी आत्मा बची रहे, प्राण बचे रहे। तो देखिए, बाहर बैठ करके पत्रकारों को या पत्रकारिता के बारे में कुछ कह देना सबसे आसान कार्य है, किसी भी कार्य के बारे में। जब आप अंदर घुसते हैं तो कार्य करने वालों का दायित्व, उनकी सीमाएं सब अलग अलग बदल जाती हैं, है ना। तो क्रांतिकारी पत्रकार जैसा कुछ नहीं होता, जो मेरा आत्म अनुभव है। अच्छा, तब नहीं होता है? नहीं, क्रांतिकारी जैसा कुछ नहीं होता। और आज की जो पत्रकारिता है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के तमाम इस नजरिए हैं आज की पत्रकारिता को देखते हुए। सिर्फ चैनल की पत्रकारिता के बारे में नजरिए हैं। हाँ, अगर आप समाचार पत्र की बात करेंगे जी, तो आज वो कहीं ना कहीं धारणा उनकी ये बनी है कि समाचार पत्र जो दिखाएगा या करेगा वो सही सत्य होगा। हाँ हाँ, देखिए, छपा हुआ हमेशा सही माना जाता है। हाँ। आपका कोई सर्टिफिकेट अगर खो जाए तो छपा हुआ ही माना जाएगा, ठीक है, अपनी जगह पे। दूसरी चीज, चैनल वालों की अपनी समस्याएं हैं कुछ, उनको 24 घंटे चैनल चलाना है ना। दूर बैठ करके हम लोग बाहर बैठ के कहते हैं पता नहीं क्या चला रहे हैं, 24 घंटे अभी हमसे कह दिया जाए कुछ बोलते रहने के लिए, तो उसमें हमसे 100 गलतियां होंगी ही होंगी, समझ रहे हैं। कितना भी हम दायित्व निभाना चाहेंगे लेकिन मजबूरी है। और कई सारे चैनलों ने बीच में प्रयास किया कुछ अच्छे एपिसोड चलाने का, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें चलाने का, लेकिन उसमें उनको टीआरपी नहीं मिल रही थी, उसको पब्लिक भी नहीं देखना चाहती। पब्लिक को ये देखना है कि युधिष्ठिर का कुत्ता पहाड़ पे कैसे गया, है ना। तो जब देखना वही है तो चैनल वाले बेचारे क्या करें, है ना, रोजी रोटी सबको चलानी है। तो ये कुछ ना कुछ पब्लिक को भी अपने दायित्व और अपनी चॉइस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि हमें कहाँ क्या देखना है। आप देखना जो चाह रहे हैं ना वो दिखाया जा रहा है। भाई, अब मैं कृषि विज्ञान भी आता था, आता है, अभी भी आता है, दूरदर्शन बहुत अच्छे अच्छे जी बिल्कुल वो चलाता है, लेकिन कितने लोग देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं? नहीं, उससे तो है ना, हर आदमी बर्गर की तरफ भाग रहा है, ठीक, लेकिन गेहूं कैसे पैदा हो रहा है आज तक पूछ लीजिए, उसकी जानकारी दी जा रही चैनलों पर, उसको नहीं सुनना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ चैनल दोषी नहीं है, तो समाज को आपको लगता है कि समाज को बस मसाला चाहिए, या फिर समाज को जो सच्चाई है पत्रकारिता का तो यही होना चाहिए कि सच्चाइयों को उजागर करना, कि अब आजकल जो पत्रकारिता है सीमित हो गई यही इन मसालों पे, हाँ, कि थोड़ा जो गर्म और खबरें होंगी इस तरीके की चीजें। नहीं, मसाला जो है, मसाला देखने वाले भी बहुतायत में लोग हैं, लेकिन उसी समाज में धीर गंभीर लोग भी हैं जिनको अच्छी चीजें भी चाहिए। जो आवाज उठाते हैं वो मसाला देखने वाले लोग ही उठाते हैं। हाँ, उनको अगर अच्छी चीज परोसेंगे तो खाएंगे नहीं, सुन रहे हैं। हमारे सामने बर्गर आ जाए, पिज्जा आ जाए, पास्ता आ जाए, मैं खा लूंगा। और अगर अभी मेरे सामने कह दिया भैया आपको आज बाजरे की रोटी खानी है ना, प्याज के साथ, हम कह रहे हैं इसको हटाओ। तो गुणों की पहचान होना एक अलग बात है और गुणों को ग्रहण करना एक अलग चीज है। जैसे कभी किसी स्टोरी को कवर करते हुए जब आप कर रहे थे पत्रकारिता तो उस समय मतलब कुछ ऐसा अनुभव बताइए कि आपको लगा हो कि यहाँ पे डेंजर है, कुछ खतरा, क्योंकि आजकल पत्रकारों के साथ आप देखते हैं तमाम जगहों पे, तो कुछ ऐसा वो तो खैर साझा करिए। बहुत सारी चीजें हम लोगों को लिखवाई जाती हैं, उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो हम लोग, क्योंकि जैसे क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है, दबाव होता है कि आपको सही चीजें नहीं दिखानी है, तो ऐसा कुछ सही चीजें नहीं दिखानी है जैसा दबाव बहुत उच्च स्तर पे कभी कभार ही आता है। बहुत ज्यादा पत्रकारों का कहना है कि दबाव बना रहता है, हम चाह करके भी चीजें नहीं दिखा पाते हैं। अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था अतुल अग्रवाल जी का, उनका कहना था कि हमें खुल के अगर पत्रकारिता करने दें तब तो मैं ईंट से ईंट बजा दूं या फिर ये कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और लोगों को पालना होता है और लोगों को सैलरी देना होता है, तो उसके कारण हम दबाव में रह जाते हैं। तो ये
क्या किस हद तक? अतुल जी मैनेजमेंट संभालते हैं, एक चैनल के मालिक हैं जी, तो उनकी भूमिका अलग है। हिंदी खबर। हाँ, हिंदी खबर है, मेरी मुलाकात है उनसे जी, लेकिन उनकी भूमिका अलग है, उनके दायित्व अलग है। हाँ। ठीक है, वो जहाँ बैठ करके बात कहेंगे वो अपने जहाँ बैठ रहे हैं वहां के लिए प्रैक्टिकल है। ठीक, समाज जो देखना चाहता है, समाज तो देखना चाहता है ईंट से ईंट बच जाए, भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, ऐसा लेकिन व्यवहारिकता में नहीं होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि जो सत्यता है, सच्चाई हम खुल करके नहीं दिखा पाते हैं, वो कहीं ना कहीं से दबाव रहता है, डर रहता है। ये आपके साथ 90% केसेस में नहीं रहता है, जो 10% केस होते हैं उसमें रहता है। देखिए, अगर आप किसी प्रशासन की कोई खबर उठा रहे हैं सामान्य तौर पे, कभी आपको नहीं रोका जाता किसी भी, तो वो एक अलग मतलब मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता देती है आपको। जैसे फैमिली में क्या सपोर्ट रहा जब हम अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हैं? फैमिली का सपोर्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे परिवार में रहा, मुझे लगता है कि वैसे तो सभी के परिवार अच्छे ही होते हैं। परिवार नकारात्मक कभी अगर हुआ तो मुझे पता नहीं कि तब भी सकारात्मक ही लगता है, क्योंकि हम जब कंफर्ट जोन में जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो जब हम रिस्क लेने के लिए सोचते हैं कुछ अलग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं परिवार, और जब आप पारिवारिक हो जाते हैं शादी के बाद, तो कहीं और दबाव बन जाता है कि यार ये चीज आप छोड़ के कर रहे हो तो आगे क्या होगा, ये सारी चीजें कभी रही? देखिए शौर्य जी, आपने वैसे बहुत ही मूल चीज का सवाल कर लिया, है ना? सबके मन में ये चीजें होती है ना, लेकिन वैसे तो अपनी जो छुपी हुई मजबूत चीज है उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे बातचीत करते थोड़ा खुल गया हूँ, इसलिए बताता हूँ। हमारा परिवार ऐसा था और ऐसा है भी जी, कि अगर कभी हम किसी मुसीबत में पड़ भी गए ना, या कोई समस्या आ भी गई जी, तो वो लोग जो एक्सट्रीम हो सकता है, आप जो एक्सट्रीम सोच सकते हैं, है ना, मतलब खड़े रहना, पैसे लगते की मदद दूर की बात है, घर का गहना ले जाओ बेच दो, मकान बेच दो, हम लोग ले चलो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में तरीके से सपोर्ट में। तो ये वो वाला सपोर्ट है जो दुनिया की कोई ताकत ऐसे गिरा ही नहीं पाती है। अच्छा, उन्हें भरोसा भी है कि ये फिर बना सारी चीजें कर देंगे? वो भरोसे का मुझे नहीं पता ना, गवाया भी मैंने बहुत है। अच्छा, हाँ, गवाया तो मैंने बहुत है। माता जी ने अपने लॉकर से खोल करके हमको बहुत सारे पैसे दिए थे प्रेस कर करके, तो मैंने शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे गवा दिए। अच्छा, उसमें भी? हाँ, लेकिन उनका, उन लोगों को जो प्रेम था ना, वो इतना बल दे रखा है अंदर से कि झुकने नहीं देता। हाँ, तो परिवार का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है किसी भी स्थिति में। आपकी लड़ाई 50% कम हो जाती है, 50%। तो परिवार प्रॉपर, अभी फैमिली आपकी कहाँ रहती है, यहाँ पे या प्रयागराज में? नहीं, सब लोग नोएडा में रहते हैं। नोएडा में? हाँ, कुछ प्रयागराज में भी हैं। बड़े भैया एडवोकेट हैं, वो लोग प्रयागराज में हैं। जाना बाकी सब लोग, बस ये है कि हाँ, बिजनेस में मैं अकेला ही पड़ गया, बाकी सबका अपना अपना कार्य धंधा है, सब लोग करते रहते हैं। प्रयागराज की कुछ खास चीजें बताइए, खास मतलब जो यादें जो बहुत प्रभावित करती हो आपको। प्रयागराज, हाँ, प्रयागराज की हवा, प्रयागराज की शांति, वहाँ के लोग, हाँ, वहाँ के लोगों को आपस में जोड़ना। आप जब पहुंचेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा, जो बड़े शहरों में मैंने एक चीज महसूस की कि यहाँ हर व्यक्ति को मेरा मेरा लगता है ना, लेकिन ये जो हम लोग के शहर है ना, मतलब यहाँ पे बड़े शहर वालों से माफी चाहूंगा, लेकिन जो हम लोग के शहर है वो ऐसा लगता है जैसे जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आप पहुंच जाइए तो कभी हमारे मित्र यार कोई गलती से अगर हमारे घर चला गया है, दूर दराज का भी, जीवन में वो अपने दिल में लेकर बैठा हो, यार वही जगह थी, वही जगह थी प्रयागराज। तो मेरे लिए प्रयागराज, वो हो सकता है कहीं झांसी गया हो, बांदा गया हो, वो अल्मोड़ा गया हो, समझ रहे हैं, वो किसी भी प्रांत क्षेत्र में छोटे शहर में गया होगा, वहां वो अपना तो है ना। और प्रयागराज की आबो हम तो पता नहीं क्या बात, इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी उसने निकाल दिए, लेकिन जो भी निकल गया आज तक, जो भी निकल गया वो आज तक प्रयागराज को दिल से नहीं निकाल पाया। बिल्कुल ना। हाँ, और परिवार में मतलब कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई। हाँ, और लोग क्या करते हैं? तो बड़े भैया एक चैनल में है। हाँ, एक वो भी पत्रकार हैं? नहीं, वो पत्रकार नहीं है। वो IIT कानपुर से रहे। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। और दूसरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट है। और तीसरा मैं आपके साथ हूँ। आप सबसे छोटे हैं? हाँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो परिवार बहुत संगठित है हम लोगों का, बहुत अच्छा, वही ताकत है, असली ताकत वही है हम लोगों की। हाँ, तो परिवार मेरा मानना है, परिवार को जोड़ के रखिए। किसी मुसीबत से आप ऐसे निकलेंगे चुटकी में कि आपको पता नहीं चले मुसीबत आई थी। राजनीतिक कुछ कभी जहन में आता है कि
पॉलिटिक्स को लेके क्या सोचते हैं कि राजनीति? नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति युवाओं को करनी चाहिए। आपने कभी सोचा है फ्यूचर में कभी जाना चाहेंगे राजनीति में? नहीं, यूनिवर्सिटी में हम लोग आप भी युवा हैं अभी, बहुत सक्रिय थे, है ना। और हर युवा को जैसे कि इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो कहीं ना कहीं वहाँ छात्र संघ से जो भी वहाँ रहा है तो एक बड़ा जुड़ाव रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कीड़ा तो रहता ही होगा। तो ऐसा कभी सोचा था आपने कि चुनाव लड़ना है? राजनीतिक कीड़ा तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जब छात्र संघ का चुनाव हम लोगों ने लड़ा वहाँ पे प्रयागराज में, प्रयागराज विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और अच्छी पोजीशन होल्ड करी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद दिशा वही नदी की तरफ बदलती रहती है जी। तो अभी आज यहाँ है, भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य जाने, ऊपर वाला जाने। क्या लोगों को पता है कि मतलब विजय मिश्रा जी आगे राजनीति में जाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ मिस्टर भटूरा आगे जाएगा और लोगों का प्रेम उसके लिए मिलता रहे, बाकी तो जहाँ पहुँचाना है प्रभु पहुँचाएंगे। कुछ नया प्लान कर रहे हैं भविष्य में, उद्यम या नया कुछ आने वाला जो आप दर्शकों को, लोगों को बताना चाहें? अभी बहुत सारी हमारी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग आने वाले 2 या 3 साल में, और ना करते हुए अगर बहुत हाथ रोक करके चलेंगे तो 20 से 25 आउटलेट हमारे हो जाएंगे मिस्टर भटूरा के। हाँ। और ये जहाँ आप बैठे हुए हैं काकादा कैफे पे, तो ये भी आपका है? आपका ही है। अच्छा। हाँ, तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि जो आए जो बैठे उसका है जी। हाँ, व्यापार मालिक का नहीं होता, लोगों का होता है। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग अभी पहाड़ों की तरफ करने का विचार बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में। हाँ, उत्तराखंड में हमारे 2 बिजनेस ऑलरेडी चलते हैं अभी। ये मिस्टर भटूरा भी है, कॉर्न वाला भी है। वो कैसा? और कखगा अभी नहीं। कॉर्न वाला? हाँ। तो ये भी आपका ही है? कॉर्न वाला भी हमारा ही है, क्योंकि हमने उसकी कई जगहों पे ब्रांचेज है, 17 जगहों पे है। गोवा में है, केरल में है, सूरत में है, देहरादून में है, यहाँ पे आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मॉल्स में। हाँ बिल्कुल, हमने यही खाया, तो मतलब अच्छा, ये भी देखिए हमें भी नहीं मालूम है। ये भी आज पता चल रहा है। कॉर्न वाला। तभी और कहाँ सोचे हैं उसके लिए? वो खुलता रहता है, मतलब धीरे धीरे। कभी जैसे पुणे में भी बातचीत चल रही है तो पुणे खुल जाएगा। अच्छा, जैसे कि आउटलेट जहाँ पे आपने बताया कोरोना काल में काफी बंद भी हुए हैं, है ना, तो वो जब अचानक से, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ जाता होगा। बहुत। कोविड में हम लोग बर्बाद से हो गए थे। अच्छा। हाँ, मॉल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और स्टाफ को हटाया नहीं जा सकता था तुरंत। बिल्कुल, वो एक गलत मैसेज होता, बहुत गलत। नहीं, लोगों ने हटाया। भाई आप क्या करेंगे अगर आपकी खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है? हाँ, तो कहाँ से, तो आप कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, है ना। तो उससे भी स्टाफ को देखा गया कि जो परिवार वाले थे उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दिया गया। जो अभी बैचलर घूम रहे थे उनसे कहा गया अपने जी नहीं खाने भर का अपने परिवार के साथ रह करके समय काटे, क्योंकि वो समय तो ऐसी आपदा थे ना, हम तो क्या बड़ी बड़ी सरकार नहीं झेल पाती, तो हमारी औकात ही कि उनके सामने। लेकिन ये था कि हम लोगों ने अपनी मंशा साफ रखी, भगवान ने देखा और उसका फल आज आपके सामने है। तो एक चलते चलते लास्ट ये है कि आज के जो युवा है जी, तो उनके लिए कोई मैसेज, उनको उद्योग में आना चाहिए, व्यवसाय में आना चाहिए? नहीं, जरूर आना चाहिए उद्योग में। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ टिप्स देना चाहें, जैसे कि आजकल क्योंकि युवा अगर कोई चीज सोचता है तो उसके पहले 10 चीजें ऐसे हो जाती है, निगेटिविटी मन में चलती रहती है कि क्या करूंगा, ये चीजें होंगी, सफल होंगे या नहीं होंगे। तो उनके लिए कुछ देखिए, करने का सिर्फ एक फार्मूला है जी। करने का सिर्फ एक फार्मूला है कि पहले करो, है ना। जब आप करते हैं तब आप सीखते हैं। अगर आप करेंगे नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे जी, सिर्फ वही युवा हताश होता है जो सिर्फ सोचता रह जाता है, करने की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाता, है ना। और इस समय इतनी अच्छी मार्केट बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे भी कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े ना, और इतना यूथ है हमारे पास, इतनी पब्लिक है कि ये सब कुछ, मुझे तो चारों तरफ पैसा पैसा इनका दिखाई देता है कि अगर ये यूथ जो है ना कन्वर्ट हो जाए काम में जी, तो आप सोचिए अगर स्किल्ड हो जाए हम लोग, तो हम लोग किसी भी कंट्री पीछे कर देंगे। फिर क्या चाइना और क्या यूएस, कोई भी पीछे होने को तैयार है सारे हमारे। यूथ को बस रील में से बाहर निकलना है। ये जो ये जो रील आ गई है ना, कि जो 4 घंटे सुबह 4 घंटे प्रभावित गलत तरीके से कर रही है ना, तो ये जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगले 5 वर्ष में कहाँ देखते हैं अपने आप को और अपने मिस्टर भटूरा को? नहीं, हम तो लोगों के बीच ही रहेंगे और मिस्टर भटूरा जितना लोगों के बीच बढ़ेगा जी, है ना, उतना ही हमारी सहभागिता समाज में बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार इस संस्थान की तरफ से मिल पाए, उसको मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा। और क्वालिटी से कभी समझौता ना करना पड़े, इतनी भगवान
बुद्धि समझ दिए रहे, बस यही चाहिए। तो क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। तो ये थे मिस्टर विजय मिश्रा जी, जो कि पत्रकारिता से व्यवसाय में आए और आज एक नया नाम, बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और लगन से और ईमानदारी के साथ आप जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली ईश्वर आपका साथ देता है और आप तरक्की करते हैं। अब इनका विज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दें और उनके लिए कुछ ऐसा और करें कि वो आगे बढ़ें। और जैसे कि इन्होंने मैसेज भी दिया है, आज के जो युवा हैं, रील से बाहर निकलिए और कुछ नया करने के लिए सोचिए। आपके बगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसे ही नई शख्सियत से फिर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मतलब इस तरीके से धमकाएं कि ऐसा मत करो, नहीं फिर ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, या फिर डायरेक्टली कुछ समझाएं कि नहीं, पहले तो उन्होंने धमकाने के प्रयास किया, लेकिन जो पत्रकारिता 10 साल कर लेता है वो डर खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, डर खत्म हो जाता है। उसके पास भी 10 कॉन्टेक्ट ऐसे रहते हैं कि बातचीत में कहीं ना कहीं कोई संबंध निकल आता है, पर्चा निकल आता है ना। पत्रकार के पास बंदूक तो नहीं है, लेकिन कलम है, संबंध है ना, तो वहां से निकलना तो होता ही है। अभिमन्यु बन के मरना तो था नहीं, है ना। तो उसको आजमाया गया और उनसे चर्चा की गई, फिर बहुत अच्छी बातचीत भी उनसे हुई बाद में। हाँ, और प्रशासन ने वो कार्य उनका नहीं होने दिया। अच्छा, नहीं होने दिया। हम लोगों ने स्टोरी मोड की थी, प्रशासन ने उनका कार्य नहीं होने दिया और तकरीबन उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और रुक गया, और आज तक रुका हुआ है। 7 साल हो गए उसको। कोई अनबन कभी बीच में मुलाकात हुई? कुछ कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आज जैसे पत्रकारिता को छोड़ने के बाद मतलब उद्यमिता की तरफ कैसे बढ़ना हुआ? कब निर्णय आपने लिया? क्यों मन में ऐसा आया? देखिए शौर्य जी, उसमें जो मैंने आपसे बताया कि जीवन एक यात्रा है ना। हाँ, बहुत लोग जो सोच करके चलते हैं, जैसे यूपीएससी का स्टूडेंट तो सोच के चलता है, उसकी मजबूरी है कि उसको उतने घंटे पढ़ाई करनी है, है ना। लेकिन सामान्यतः 90% लोगों का भारत में या किसी भी पूरी दुनिया में जो जीवन है वो अपनी गति से बहता है। कभी वो कहीं खींचता है, कभी कहीं खींचता है। आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपको अभी ऑफर दे दूं कि आप आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। तो हो सकता है कि आप रुचि में उसमें जाग जाए, ठीक है, उसके नफा नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों की यात्रा बढ़ी जी। काम करते करते कुछ ये हुआ कि पत्रकार एक बहुत ही पवित्र जो है कार्य है ना, लेकिन उसमें पैसा कम है। पैसा कम है, तो उसके साथ एक पैसिव इनकम बढ़ाई जाए। अगर चैनल के 1% लोगों को छोड़ दिया जाए, ऊपर के लोगों को, बाकी सभी लोगों के पास आमदनी उस तरीके से नहीं है जैसे बाकी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है ना, कि आप अपने कार्य को जिस तरीके से करते हुए अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। ये कॉर्पोरेट में आपको आजादी है, यानी कि हमारे जो शेफ है, कुक है, वो जब मेहनत करता है तो वो हमसे आकर के अपनी बात रख सकते हैं कि सर हम इतने घंटे जॉब कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। लेकिन जर्नलिस्ट के पास ये नहीं, छूट नहीं है ना। हाँ, उसको जो है एक तरीके से मान लिया जाता है कि देश सेवा के लिए समर्पित है, बगैर बॉर्डर पे गए, कम पैसों में। एक हमारे एडिटर साहब थे जी, मीटिंग चल रही थी उनकी, तो कुछ ऐसी चर्चा हुई, तो उसमें मैं बहुत मैच्योर नहीं था जी। कई बार ज्यादा मैच्योर ना होना फायदेमंद होता है ना। तो मीटिंग में मैंने हाथ रेज किया, तो मैंने कहा बताइए। मैंने सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, बहुत दिन से सोच रहा हूँ, 3 साल हो गए ये सोचते हुए। मैंने सोचा कि आज आप मिलेंगे तो आपसे सवाल करूंगा। क्या पूछो बेटा? मैंने सर जर्नलिज्म में सब कुछ है, पहचान है, एक तरीके से तथाकथित पावर भी है जी, सब कुछ है, पैसा क्यों नहीं है? तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई, और वहां बैठे टेबल पे सारे लोग 50 लोग जो थे, सिर्फ मुस्कुराए, उनका जवाब तो नहीं दिए क्योंकि उनको सैलरी नहीं बढ़ानी थी कुल मिला करके। तो कुल मिला के जर्नलिज्म में पैसा नहीं है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। नहीं, पैसा तो हमेशा ही समस्या है पत्रकारों के साथ है। लगता है कि मतलब ये जो उसके कारण वो ये कहीं ना कहीं मजबूरी में भी पत्रकारिता छोड़ करके कुछ और करते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है ना। इसके आपको लगता है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब मुझे तो पत्रकारिता में बड़ा मजा आया जी, बहुत मजा आया।
हाँ, मतलब ये कह लीजिए कि हम लोग फैमिली बैकग्राउंड से भी जो मजबूत बैकग्राउंड से मजबूत है उसके लिए तो ठीक है। हाँ। अब जिसकी रोजी रोटी पत्रकारिता है, अब जो कमजोर है फैमिली बैकग्राउंड से, वो कहीं भी रहेगा अगर जी, तो उसके साथ परेशानी बनी रहेगी जी। वो किसी भी स्तर पर रहेगा। हाँ, समझिए कि अगर एक मजबूत पृष्ठभूमि से व्यक्ति आता है और वो आईएएस बनता है, और एक कमजोर पृष्ठभूमि से, दोनों के क्रियाकलाप में अंतर रहेगा, बिल्कुल हमेशा रहेगा, बहुत बड़ा अंतर रहेगा, है ना। तो वो चीजें होती हैं। अच्छा, ये मतलब कि जैसे कि मिस्टर भटूरे की शुरुआत कहाँ से और अचानक से कहाँ से मन में आया? नहीं, मिस्टर भटूरा अचानक पैदा नहीं हुआ ना। मिस्टर भटूरा एक विजन है। अच्छा। हाँ। अभी वो उस स्तर पे नहीं है जहाँ पे उसको हम लोगों को ले जाना है। अच्छा। और लेकिन भगवान ने बहुत साथ दिया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मतलब लेकिन जैसे आपने छोड़ा पत्रकारिता, तो ये मतलब विचार कहाँ से आया कि ये करना है? नहीं, ऐसा कुछ पहले से प्लान था पत्रकारिता करते समय ही कि ऐसा कुछ आउटलेट वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह खोलना है? हाँ, जब हम चैनल में थे तब भी उसी समय हम लोग के मॉल्स में कई सारे आउटलेट खुल चुके थे। अच्छा। हाँ। और 17 आउटलेट हमारे पास, 24 आउटलेट अच्छा कोविड से पहले हो गए थे। हाँ। तब तक हम लोग चैनल में थे, और चैनल के हमारे जो बॉस थे वो हमारे पार्टनर थे। हाँ। और हम लोग बहुत अच्छा वो कर रहे थे, लेकिन कोविड में उसके बाद धीरे से तेजी से कमी आई, फिर आउटलेट बहुत सारे बंद हुए। अच्छा। हाँ, तो उस समय हम लोग किसी स्टाफ को निकाला नहीं था। अच्छा। हाँ, ये पत्रकारिता का वो था कि एथिक्स जिंदा था। जी बिल्कुल। हाँ, किसी स्टाफ को निकाला नहीं गया था। ऑब्वियसली सैलरी कम की गई थी सबकी। कि आप अपने घर पे रहिए, जो जीवन यापन के लिए जरूरी वो लीजिए। बिल्कुल। हाँ, वो किया गया था। तो उस समय हम लोग आगे बढ़ चुके थे, तब पत्रकारिता थे ही फुल फ्लेजली। फिर ये हुआ कि नहीं, अगर बड़ा गेम खेलना है तो ये प्लानिंग हम लोगों की थी 2017 की। हाँ, 17 में हम लोग, मिस्टर भटूरा दिमाग में खुल चुका था, है ना। उसका प्लानिंग होते 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 उसकी रेसिपी समझते, लोगों को ले आते, चीजें जोड़ते, समय लगा। अच्छा, इसलिए भी तैयारी की मेनू में हमें क्या रखना है, क्या? हाँ, वो तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ती है। हाँ, तो ये पहले से ही, जैसे एडिटर साहब लोग शाम को जो है 5 बजे की मीटिंग से पहले खबरों का पेज बन जाता है कि आएगा क्या। वैसे ही आपको किसी भी बिजनेस के लिए, सफलता के लिए पहले से मेनू डिसाइड करना पड़ता है, लेआउट डिजाइन करना पड़ता है ना। अच्छा, जैसे अचानक से छोड़, मतलब इसमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा बीच में? ऐसा लगा कि हमें कुछ न, जब हम तैयारी करते हैं किसी नई चीज की, तो हर चीज को मतलब रेडी करने में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उसमें क्या कहते हैं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ लगा? हाँ, सामान्य तौर पे आप लोग चुनौती से कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और ऐसे अभी जैसे कि आप सोच लीजिए कि कुछ करना है तो उसके लिए एक तैयारी करना पड़ेगा कि कहाँ से फंड लाना है, कहाँ से क्या करना है, क्या होना चाहिए मेनू में, कैसे करें, तो ये सारी चीजें एक बड़ी चुनौती हो जाती है। हाँ, सामान्य तौर पे ऐसा होता है। सामान्य तौर पे, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं होती चुनौती। उनके लिए चुनौती नहीं होती कोई चुनौती। हाँ, जो नहीं करने वाले लोग हैं, जो कमरे में बैठ के रील देख रहे हैं इस समय, उनके लिए हर चीज चुनौती है। हम लोग को चुनौती कभी नहीं लगी। टीम जुड़ जाती है, लोग आ जाते हैं, जो सोचा वैसा सा ही कुछ घटित होने लगता है। तो प्रभु का आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी है जी। अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रुक नहीं सकती, और अगर आपका प्रयास ऐसा है तो जो हम लोग मिस्टर भटूरा स्टार्ट किया, दिक्कतें बहुत थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, है ना। उस फील्ड में कभी काम नहीं किया गया था, 10 तरीके की परेशानियां थी, है ना। लेकिन जब आपने सोच लिया कि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है जी, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़े। पैसों की दिक्कत आई तो किसी ने हाथ बढ़ा दिया, संसाधनों की दिक्कत आई तो किसी ने हाथ बढ़ा दिया। ये आजकल कम होता है, अपने से ही हाथ बढ़ने लगे हैं। हाँ, इसमें कोई बुरा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। हाँ, सराउंडिंग में हम बहुत ब्लेस्ड रहा हमें इस मामले में कि हमारे जितने लोग, बहुत लोग आसपास रहे नहीं, और जितने रहे वो ऐसे रहे कि कभी गिरने नहीं दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया। तो और सबसे बड़ा तो माता पिता का आशीर्वाद और प्रभु का वो है कि पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देख पाए। तो पत्रकारिता में बहुत एंजॉय किया, और मैं किसी भी काम को एंजॉयमेंट की तरह लेता हूँ। कितनी बड़ी समस्या आ जाए मुझे लगता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अपने आप को एक बिजनेस की दुनिया के तौर में कैसे देखते हैं? एकदम नामांकन जैसे होते हैं, नवागंतुक होते हैं, मच गए हैं एकदम से। हाँ, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम मच गए हैं, है ना। क्योंकि अभी हम जहाँ बैठे हैं शायद वो कोई जगह ही नहीं है। अगर आप बिजनेस की बात करें तो
ये तो आप लोगों का प्रेम है कि साथ में बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग अपना समय दे रहे हैं जी। और लेकिन अभी जो दूरी तय कर रही है मुझे, उसका विजन कुछ और है ना। हाँ, विजन पैसा कमाना कभी था ही नहीं, उसके लिए सारी चीजें दुरुस्त थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकूं, बहुत भगवान इतनी ताकत दे सके कि उन सबके साथ सही से खड़ा रह सकूं जी। हाँ, यही बस एक प्रयास है अभी तो फिलहाल। जैसे पत्रकारिता का जो अनुभव होता है तो इस सफर में कहीं ना कहीं काम देता है खूब। खूब जब कोई फैसला लेना होता है ना, तो जब आप एक पत्रकार की निगाह से देखते हैं सब कुछ, है ना, तो गलत फैसले आपसे बहुत कम हो पाते हैं। अच्छा। हाँ, गलत फैसले आपसे बहुत कम होते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक पत्रकार का बिजनेसमैन बनना और एक लाला जी का बिजनेस करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। हाँ, आप थोड़ा सफर करेंगे, अपनी आदतों से आप सफर करेंगे। मतलब जैसे कि अगर पत्रकारिता छोड़ के आप नए बिजनेस में या कहीं भी जब कुछ भी करते हैं नया, तो आपको लगता है पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सारी चीजों को एकदम बिठा लेता है मन में, ऑब्जर्व कर लेता है देश दुनिया की चीजें, तो वो एक मतलब बड़ा सपोर्ट मिलता है उसको उसके तौर पे। देखिए, जो भी ऑब्जर्वेंट है, मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत में हर यूथ को एक बार कुछ, तो वो एक अलग मतलब मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता देती है आपको। जैसे फैमिली में क्या सपोर्ट रहा जब हम अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हैं? फैमिली का सपोर्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे परिवार में रहा, मुझे लगता है कि वैसे तो सभी के परिवार अच्छे ही होते हैं। परिवार नकारात्मक कभी अगर हुआ तो मुझे पता नहीं कि तब भी सकारात्मक ही लगता है, क्योंकि हम जब कंफर्ट जोन में जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो जब हम रिस्क लेने के लिए सोचते हैं, कुछ अलग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं परिवार, और जब आप पारिवारिक हो जाते हैं शादी के बाद, तो कहीं और दबाव बन जाता है कि यार ये चीज आप छोड़ के कर रहे हो तो आगे क्या होगा, ये सारी चीजें कभी रही? देखिए शौर्य जी, आपने वैसे बहुत ही मूल चीज का सवाल कर लिया, है ना। सबके मन में ये चीजें होती है ना, लेकिन वैसे तो अपनी जो छुपी हुई मजबूत चीज है उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे बातचीत करते थोड़ा खुल गया हूँ, इसलिए बताता हूँ। हमारा परिवार ऐसा था और ऐसा है भी जी, कि अगर कभी हम किसी मुसीबत में पड़ भी गए ना, या कोई समस्या आ भी गई जी, तो वो लोग जो एक्सट्रीम हो सकता है, आप जो एक्सट्रीम सोच सकते हैं, है ना, मतलब खड़े रहना, पैसे लगते की मदद दूर की बात है, घर का गहना ले जाओ बेच दो, मकान बेच दो, हम लोग ले चलो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में तरीके से सपोर्ट में। तो ये वो वाला सपोर्ट है जो दुनिया की कोई ताकत ऐसे गिरा ही नहीं पाती है। अच्छा, उन्हें भरोसा भी है कि ये फिर बना सारी चीजें कर देंगे? वो भरोसे का मुझे नहीं पता ना, गवाया भी मैंने बहुत है। अच्छा। हाँ, गवाया तो मैंने बहुत है। माता जी ने अपने लॉकर से खोल करके हमको बहुत सारे पैसे दिए थे प्रेस कर करके, तो मैंने शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे गवा दिए। अच्छा, उसमें भी? हाँ, लेकिन उन लोगों को जो प्रेम था ना, वो इतना बल दे रखा है अंदर से कि झुकने नहीं देता। हाँ, तो परिवार का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है किसी भी स्थिति में। आपकी लड़ाई 50% कम हो जाती है, 50%। तो परिवार प्रॉपर, अभी फैमिली आपकी कहाँ रहती है, यहाँ पे या प्रयागराज में? नहीं, सब लोग नोएडा में रहते हैं। नोएडा में? हाँ, कुछ प्रयागराज में भी हैं। बड़े भैया एडवोकेट हैं, वो लोग प्रयागराज में हैं। जाना बाकी सब लोग, बस ये है कि हाँ, बिजनेस में मैं अकेला ही पड़ गया, बाकी सबका अपना अपना कार्य धंधा है, सब लोग करते रहते हैं। प्रयागराज की कुछ खास चीजें बताइए, खास मतलब जो यादें जो बहुत प्रभावित करती हो आपको। प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज की हवा, प्रयागराज की शांति, वहाँ के लोग, हाँ, वहाँ के लोगों को आपस में जोड़ना। आप जब पहुंचेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा, जो बड़े शहरों में मैंने एक चीज महसूस की कि यहाँ हर व्यक्ति को मेरा मेरा लगता है ना, लेकिन ये जो हम लोग के शहर है ना, मतलब यहाँ पे बड़े शहर वालों से माफी चाहूंगा, लेकिन जो हम लोग के शहर है वो ऐसा लगता है जैसे जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। आप पहुंच जाइए तो कभी हमारे मित्र यार कोई गलती से अगर हमारे घर चला गया है, दूर दराज का भी, जीवन में वो अपने दिल में लेकर बैठा हो, यार वही जगह थी प्रयागराज। तो मेरे लिए प्रयागराज वो हो सकता है कहीं झांसी गया हो, बांदा गया हो, वो अल्मोड़ा गया हो, समझ रहे हैं, वो किसी भी प्रांत क्षेत्र में छोटे शहर में गया होगा, वहां वो अपना तो है ना। और प्रयागराज की आबो हम तो पता नहीं क्या बात, इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी उसने निकाल दिए, लेकिन जो भी निकल गया आज तक, जो भी निकल गया वो आज तक प्रयागराज को दिल से नहीं निकाल पाया। बिल्कुल ना। हाँ, और परिवार में मतलब कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई? हाँ, और लोग क्या करते हैं? तो बड़े भैया एक चैनल में है, हाँ,
एक वो भी में। पत्रकार हैं? नहीं, वो पत्रकार नहीं है। वो IIT कानपुर से रहे। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। और दूसरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट है। और तीसरा मैं आपके साथ हूँ। आप सबसे छोटे हैं? हाँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो परिवार बहुत संगठित है हम लोगों का, बहुत अच्छा, वही ताकत है, असली ताकत वही है हम लोगों की। हाँ, तो परिवार, मेरा मानना है परिवार को जोड़ के रखिए। किसी मुसीबत से आप ऐसे निकलेंगे चुटकी में कि आपको पता नहीं चले मुसीबत आई थी। राजनीति कुछ कभी जहन में आता है कि पॉलिटिक्स को लेके क्या सोचते हैं कि राजनीति? नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति युवाओं को करनी चाहिए। आपने कभी सोचा है फ्यूचर में कभी जाना चाहेंगे राजनीति में? नहीं, यूनिवर्सिटी में हम लोग आप भी युवा हैं अभी? बहुत सक्रिय थे, है ना। और हर युवा को जैसे कि इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो कहीं ना कहीं वहाँ छात्र संघ से जो भी वहाँ रहा है तो एक बड़ा जुड़ाव रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कीड़ा तो रहता ही होगा। तो ऐसा कभी सोचा था आपने कि चुनाव लड़ना है? राजनीतिक कीड़ा तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जब छात्र संघ का चुनाव हम लोगों ने लड़ा वहाँ पे प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और अच्छी पोजीशन होल्ड करी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद दिशा वही नदी की तरफ बदलती रहती है जी। तो अभी आज यहाँ है, भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य जाने, ऊपर वाला जाने। क्या लोगों को पता है कि मतलब विजय मिश्रा जी आगे राजनीति में जाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ मिस्टर भटूरा आगे जाएगा और लोगों का प्रेम उसके लिए मिलता रहे। बाकी तो जहाँ पहुँचाना है प्रभु पहुँचाएंगे। कुछ नया प्लान कर रहे हैं भविष्य में, उद्यम या नया कुछ आने वाला जो आप दर्शकों को, लोगों को बताना चाहें? अभी बहुत सारी हमारी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग आने वाले 2 या 3 साल में, और ना करते हुए अगर बहुत हाथ रोक करके चलेंगे तो 20 से 25 आउटलेट हमारे हो जाएंगे मिस्टर भटूरा के। हाँ। और ये जहाँ आप बैठे हुए हैं काका कैफे पे, तो ये भी आपका है? आपका ही है। अच्छा। हाँ, तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि जो आए जो बैठे उसका है जी। हाँ, व्यापार मालिक का नहीं होता, लोगों का होता है। तो इसका एक्सटेंशन हम लोग अभी पहाड़ों की तरफ करने का विचार बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में। हाँ, उत्तराखंड में हमारे 2 बिजनेस ऑलरेडी चलते हैं अभी। ये मिस्टर भटूरा भी है, कॉर्न वाला भी है। वो कैसा? और कखगा भी नहीं, कॉर्न वाला। हाँ, तो ये भी आपका ही है? कॉर्न वाला भी हमारा ही है, क्योंकि हमने उसकी कई जगहों पे ब्रांचेज है, 17 जगहों पे है। गोवा में है, केरल में है, सूरत में है, देहरादून में है, यहाँ पे आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मॉल्स में। हाँ बिल्कुल, हमने यही खाया, तो मतलब अच्छा, ये भी देखिए हमें भी नहीं मालूम है। ये भी आज पता चल रहा है। कॉर्न वाला। तभी और कहाँ सोचे हैं उसके लिए? वो खुलता रहता है, मतलब धीरे धीरे। कभी जैसे पुणे में भी बातचीत चल रही है तो पुणे खुल जाएगा। अच्छा, जैसे कि आउटलेट जहाँ पे आपने बताया कोरोना काल में काफी बंद भी हुए हैं, है ना, तो वो जब अचानक से, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ जाता होगा। बहुत। कोविड में हम लोग बर्बाद से हो गए थे। अच्छा। हाँ, मॉल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और स्टाफ को हटाया नहीं जा सकता था तुरंत। बिल्कुल, है ना, वो एक गलत मैसेज होता, बहुत गलत। नहीं, लोगों ने हटाया। भाई आप क्या करेंगे अगर आपकी खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है? हाँ, तो कहाँ से, तो आप कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, है ना। तो उसमें भी स्टाफ को देखा गया कि जो परिवार वाले थे उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दिया गया। जो अभी बैचलर घूम रहे थे उनसे कहा गया अपने जीने खाने भर का अपने परिवार के साथ रह करके समय काटे, क्योंकि वो समय तो ऐसी आपदा थे ना, हम तो क्या बड़ी बड़ी सरकार न झेल पाती, तो हमारी औकात ही कि उनके सामने। लेकिन ये था कि हम लोगों ने अपनी मंशा साफ रखी, भगवान ने देखा और उसका फल आज आपके सामने है। तो एक चलते चलते लास्ट ये है कि आज के जो युवा है जी, तो उनके लिए कोई मैसेज, उनको उद्योग में आना चाहिए, व्यवसाय में आना चाहिए? नहीं, जरूर आना चाहिए उद्योग में। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ टिप्स देना चाहें, जैसे कि आजकल क्योंकि युवा अगर कोई चीज सोचता है तो उसके पहले 10 चीजें ऐसे हो जाती है, निगेटिविटी मन में चलती रहती है कि क्या करूंगा, ये चीजें होंगी, सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उनके लिए कुछ देखिए, करने का सिर्फ एक फार्मूला है जी। करने का सिर्फ एक फार्मूला है कि पहले करो, है ना। जब आप करते हैं तब आप सीखते हैं। अगर आप करेंगे नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे जी, सिर्फ वही युवा हताश होता है जो सिर्फ सोचता रह जाता है, करने की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाता, है ना। और इस समय इतनी अच्छी मार्केट बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे भी कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े ना, और इतना यूथ है हमारे पास, इतनी पब्लिक है कि ये सब कुछ, मुझे तो चारों तरफ पैसा पैसा इनका दिखाई देता है कि अगर ये यूथ जो है ना कन्वर्ट हो जाए काम में जी, तो आप सोचिए अगर स्किल्ड हो जाए हम लोग, तो हम लोग किसी भी कंट्री पीछे कर देंगे। फिर क्या चाइना और क्या यूएस,
कोई भी पीछे होने को तैयार है सारे हमारे। यूथ को बस रील में से बाहर निकलना है। ये जो ये जो रील आ गई है ना, कि जो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, प्रभावित गलत तरीके से कर रही है ना, तो ये जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगले 5 वर्ष में कहाँ देखते हैं अपने आप को और अपने मिस्टर भटूरा को? नहीं, हम तो लोगों के बीच ही रहेंगे, और मिस्टर भटूरा जितना लोगों के बीच बढ़ेगा है ना, उतना ही हमारी सहभागिता समाज में बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार इस संस्थान की तरफ से मिल पाए, उसको मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा। और क्वालिटी से कभी समझौता न करना पड़े, इतनी भगवान बुद्धि समझ दिए रहे, बस यही चाहिए। तो क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। तो ये थे मिस्टर विजय मिश्रा जी, जो कि पत्रकारिता से व्यवसाय में आए और आज एक नया नाम, बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और लगन से और ईमानदारी के साथ आप जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली ईश्वर आपका साथ देता है और आप तरक्की करते हैं। अब इनका विज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दें और उनके लिए कुछ ऐसा और करें कि वो आगे बढ़ें। और जैसे कि इन्होंने मैसेज भी दिया है, आज के जो युवा हैं, रील से बाहर निकलिए और कुछ नया करने के लिए सोचिए। आपके बगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसे ही नई शख्सियत से फिर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।